नमस्कार, राज्यसभा के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिलाषा पाठक। कोस कोस पर बदले पानी और चार कोस पर वाणी, ये कहावत भारत जैसे बहुरंगी और विविध देश के लिए शब्दशः सटीक बैठती है। सैकड़ों बोलियों और भाषा वाले इस देश में हिंदी का स्थान अद्वितीय है। हजारों साल पुरानी इस भाषा ने न केवल पूरे देश को एक सूत्र में पिरोने का काम किया, बल्कि आजादी की लड़ाई के दिनों में सबसे मुखर और मजबूत संपर्क सूत्र के रूप में भी काम किया। धीरे धीरे हिंदी पुष्पित और पल्लवित होती गई और आज दुनिया की चौथी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा बन गई है। सोशल मीडिया से लेकर हर नई तकनीक में आज हिंदी का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन हिंदी की राह में चुनौतियां भी बहुत हैं। हिंदी का ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार हो, इसके लिए हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी दिवस के अवसर पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और गृह मंत्री अमित शाह ने देशवासियों को बधाई दी और कहा कि हिंदी देश को एकता की डोर में बांधने का काम करती है। आज विशेष में बात करेंगे हिंदी दिवस पर आयोजित कार्यक्रम की और हिंदी के इतिहास और इसके सफर पर भी बात करेंगे। इसके साथ ही वैश्विक स्तर पर हिंदी के प्रचार प्रसार और इसकी चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। हर साल 14 सितंबर को देश भर में हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी दिवस के अवसर पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के अध्यक्ष और गृह मंत्री अमित शाह ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी और कहा कि हिंदी देश को एकता की डोर में बांधने का काम करती है। इस मौके पर दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित हिंदी दिवस कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने ई सरल हिंदी वाक्य कोश और महाशब्दकोश भी लॉन्च किया। गृह मंत्री ने कहा कि भाषाओं और बोलियों की विविधता ही हमारे देश की ताकत है। हर साल 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी दिवस के अवसर पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और बीजेपी अध्यक्ष और गृह मंत्री अमित शाह ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी और हिंदी के अधिक से अधिक प्रयोग करने पर जोर दिया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने ट्वीट करके कहा, राजभाषा हिंदी को अधिक सरल और सुगम्य बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हर भाषा समुदायों, परिवारों में जीवंत बनती है। वो मानव और उसके समाज के अनुभवों से समृद्ध होती है। भाषा हमारी आकांक्षाओं को स्वर देती है। हमारी भारतीय भाषाओं और हिंदी के बीच संवाद को प्रोत्साहित करें। ये संवाद हिंदी को अन्य भारतीय भाषाओं के शब्दों, अलंकारों और मुहावरों से और समृद्ध करेगा और इसका प्रचार प्रसार और व्यापक होगा। हर भाषा वंदनीय है। भारत की हर भाषा का साहित्य हमारी सांस्कृतिक विरासत है। उन्होंने ये भी कहा कि भाषाएं हमारे साझा संस्कारों को अभिव्यक्ति देती हैं और हमारी सांस्कृतिक, भावनात्मक और राष्ट्रीय एकता का सूत्र हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हिंदी दिवस के अवसर पर ट्वीट कर लोगों को शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में कहा, हिंदी दिवस पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई। भाषा की सरलता, सहजता और शालीनता अभिव्यक्ति को सार्थकता प्रदान करती है। हिंदी ने इन पहलुओं को खूबसूरती से समाहित किया है। हिंदी दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं देते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, आज हर एक क्षेत्र में हिंदी का प्रयोग बढ़ा है। बीते लोकसभा सत्र में भी हिंदी का ज्यादा से ज्यादा उपयोग किया गया। ये सिर्फ एक भाषा नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति का प्रतीक है। हिंदी दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। राजधानी दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित हिंदी दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अधिकारियों को पुरस्कृत किया। इस अवसर पर गृह मंत्री ने कहा कि अगर कोई भाषा देश को एकजुट रख सकती है तो वो व्यापक रूप से बोली जाने वाली हिंदी भाषा है। उन्होंने कहा कि जो देश अपनी भाषा छोड़ता है वो अपना अस्तित्व ही खो देता है। आज हिंदी दिवस के अवसर पर हम सब ने आत्मचिंतन, आत्म अवलोकन करने की भी जरूरत है। कई सारे देश ऐसे हैं दुनिया में जिनकी भाषाएं लुप्त हो गई, भाषाएं गंवा बैठे, अपनी भाषाओं को आज वो छोड़ चुके। और जो देश अपनी भाषा छोड़ देता है वो अपने अस्तित्व को कभी कायम नहीं रख सकता। भौगोलिक अस्तित्व हो सकता है, शायद उसका सदियों तक चले, परंतु इसका विचार प्रवाह, उसकी सांस्कृतिक अस्तित्व वो नहीं बचा सकता, क्योंकि भाषा ही है जो व्यक्ति को अपने देश के मूल के साथ जोड़ती है, अपने विचार प्रवाह, देश के विचार प्रवाह के साथ जोड़ती है, अपनी संस्कृति के साथ जोड़ती है। गृह मंत्री ने कहा कि हिंदी के विकास और प्रचार प्रसार के लिए हमें आपस में हिंदी में बात करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भाषा को जिंदा रखने के लिए उसका अधिक से अधिक उपयोग किया जाए और इसमें सभी का योगदान जरूरी है। मैं आज हिंदी दिन के अवसर पर देश भर के लोगों को आह्वान करना चाहता हूं कि कम से कम बच्चों से तो अपनी भाषा में बात करिए, अपने सहकर्मियों से तो अपनी भाषा में बात करिए। अगर हम ही हमारी भाषा का आग्रह छोड़ देंगे तो किस प्रकार से हमारी भाषाओं को लंबे समय तक ले जाएंगे। भाषाएं तभी जीवित रहती है जब भाषा जिसकी है वो उसका महत्व को जानते हैं। भाषा तभी जीवित रह सकती है जब भाषा जिसकी है वो समाज इसके शुद्धिकरण और संशोधन में उद्योगरत हो, प्रवृत्तरत हो। भाषा तभी जीवित रह सकती है जब नई पीढ़ी इस अपनी भाषा को बोलने में गौरवान्वित होती हो, गौरव का अनुभव करती हो, गौरव का एहसास करती हो। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, हिंदी अलग अलग भाषाओं, बोलियों और संस्कृतियों का समावेश है। हिंदी दिन प्रतिदिन आगे बढ़ती जा रही है। आज दुनिया के 20% से ज्यादा लोग हिंदी में बातचीत करते हैं और ये दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में जरूरत है इसे दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा के रूप में पहचान दिलाना। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। हिंदी पहले के मुकाबले बहुत बदल गई है। एक जमाने में जिस तरह की हिंदी बोली और लिखी जाती थी वो अब चलन से बाहर हो गई है। जरूरत के हिसाब से इसमें कई तब्दीलियां आई हैं। हिंदी में ये बदलाव दशक 2 दशक की बात नहीं है, बल्कि हिंदी भाषा 1000 से ज्यादा साल का इतिहास अपने आप में समेटे हुए है। भाषा वैज्ञानिकों के मुताबिक हिंदी साहित्य का इतिहास वैदिक काल से आरंभ होता है। हालांकि समय समय पर इसका नाम बदलता रहा, कभी वैदिक, कभी संस्कृत, कभी प्राकृतिक, कभी अपभ्रंश और अब हिंदी। हिंदी भाषा के उद्भव और विकास की प्रचलित धारणाओं के मुताबिक प्रकृत के अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी का उद्भव माना जाता है। इसे विद्यापति ने देसी भाषा कहा। सीधे सीधे शब्दों में कहूँ तो हिंदी का विकास अपभ्रंश से हुआ। अपभ्रंश जो है हिंदी के बहुत निकट थी और उसका कारण सबसे बड़ा ये था कि अपभ्रंश में दोहों की प्रवृत्ति मिलती है। और हिंदी के बारे में कहा था कि हिंदी में जो दोहे हैं वो अपभ्रंश से आए हुए हैं। अपभ्रंश, दोहा को अपभ्रंश का लाड़ा छंद कहा जाता है। तो एक तरह से उसकी उत्पत्ति को देखें तो आप बिल्कुल पीछे चले जाएं तो संस्कृत से उसको जोड़ सकते हैं। हिंदी साहित्य का आरंभ 8वीं शताब्दी से माना जाता है। बौद्ध धर्म की एक शाखा व्रजयान के सिद्धों जनता के बीच उस समय की लोक भाषा में अपने मत का प्रचार किया। हिंदी का प्राचीन साहित्य इन सिद्धों ने पुरानी हिंदी में लिखा। इसके बाद नाथपंथी साधुओं ने बौद्ध, शांकर, तंत्र योग और शैव मतों को मिलाकर नया पंथ चलाया। उन्होंने लोक प्रचलित पुरानी हिंदी में अनेक धार्मिक ग्रंथ की रचना की। इसके बाद जैनियों की रचनाएं भी मिलती हैं।
इसी काल में अब्दुल रहमान का काव्य संदेश रासक भी लिखा गया, जिसमें परवर्ती बोलचाल के निकट की भाषा मिलती है। 11वीं सदी में देशी भाषा हिंदी का रूप साफ हुआ। इस काल में राजाओं के संरक्षण में चारणों और भाटों ने रासों के रूप में प्रचलित वीरगाथा लिखी। इसी दौरान मैथिल कोकिल विद्यापति हुए, जिनकी पदावली में मानवीय सौंदर्य और प्रेम की अनुपम व्यंजना मिलती है। अमीर खुसरो का भी यही समय है। उन्होंने ठेठ खड़ी बोली में अनेक पहेलियां, मुकरियां और 2 सखुन की रचना की। इन गीतों दोहों की भाषा व्रज भाषा है। 13वीं सदी में धर्म के क्षेत्र में फैले अंधविश्वास को तोड़ने के लिए भक्ति आंदोलन के रूप में भारत व्यापी सांस्कृतिक आंदोलन शुरू हुआ, जिसने सामाजिक और व्यक्तित्व मूल्यों की स्थापना की। इस तरह विभिन्न मतों का आधार लेकर हिंदी में निर्गुण और सगुण नाम से भक्ति काव्य की 2 शाखाएं साथ साथ चली। इस दौरान कई बड़े ग्रंथों की रचना हुई। 18वीं सदी के आसपास हिंदी कविता में नया मोड़ आया, जो रीतिकाल के नाम से मशहूर हुआ। इसे तत्कालिक दरबारी संस्कृति और संस्कृत साहित्य से बढ़ावा मिला। तो वहीं आधुनिक काल यानी 19वीं सदी में भारतीयों का यूरोपीय संस्कृति से संपर्क हुआ। नए युग के साहित्य की प्रमुख संभावनाएं खड़ी बोली गद्य में भी थीं, इसलिए इसे गद्य युग भी कहा गया। हिंदी का प्राचीन गद्य राजस्थानी, मैथिली और व्रज भाषा में मिलता है। खड़ी बोली की परंपरा प्राचीन है। अमीर खुसरो से लेकर मध्यकालीन भूषण तक के काव्य में इसके उदाहरण हैं। हिंदी में जो हमारे पास जो साहित्य है पहला, वो उसको हम खुसरो से ही मानते हैं। जो खुसरो की पहेलियाँ थी, वहीं से हिंदी की शुरुआत भी होती है। तो लगभग 13वीं शताब्दी में इसकी हमारे पास रचनाएं मिलती हैं। आगे चल कर के ये हिंदी एक तो सत्ता से जुड़ी, दूसरा बाज़ार से जुड़ी। और बाज़ार से जुड़ते ही जब मुग़ल पीरियड हमारा आता है, तो आगरा बाज़ार जो है, वहाँ से हिंदी भाषा की भी शुरुआत होती है। अपनी उत्पत्ति के बाद से हिंदी लगातार समृद्ध होती गई और इसका रुतबा भी बढ़ता गया। आज हिंदी में कामकाज जोर पकड़ रहा है। सोशल मीडिया और नए नए तकनीक में हिंदी का प्रयोग किया जा रहा है। इसमें न सिर्फ हिंदी का दायरा बढ़ा है, बल्कि वैश्विक स्तर पर ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़े रहे हैं। आजादी के बाद के 7 दशकों में संचार माध्यमों में हिंदी बहुत मजबूत हुई है। हिंदी के अखबारों का प्रसार बहुत तेजी से बढ़ा है और फेसबुक से लेकर ट्विटर पर हिंदी करोड़ों लोगों द्वारा पढ़ी और लिखी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। हिंदी का सफर अपने आप में भारत के सांस्कृतिक और सामाजिक इतिहास को खुद में समेटे हुए है, लेकिन जिस कठिन राह पर बिना रुके हिंदी बढ़ती जा रही थी, उस पथ पर मील का पत्थर साबित हुई। इसलिए आजादी के बाद हिंदी को हमारी राजभाषा बनने का भी गौरव हासिल हुआ। आइए समझते हैं हिंदी के राष्ट्रभाषा और राजभाषा के रूप को। आजादी की लड़ाई में पूरा देश अपना सर्वस्व न्योछावर कर रहा था। देश के कवियों और साहित्यकारों ने अपने कलम से क्रांति से वो हुंकार भरा कि देश के युवा से लेकर हर वर्ग स्वतंत्रता पाने को व्याकुल हो गया। स्वतंत्रता की लड़ाई में हमारी सबसे बड़ी ताकत थी एकता, और पूरे देश को एक सूत्र में बांधने के लिए हिंदी ने निर्णायक भूमिका निभाई। महात्मा गांधी ने हिंदी को जनमानस की भाषा बताया। 1917 में गुजरात के भरूच में हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाने का आह्वान किया, जिसे उत्साह के साथ स्वीकृति दी गई। हिंदी के साथ सभी प्रांत के साहित्यकार और प्रभुत्व रखने वाले लोग धीरे धीरे जुड़ने लगे। 1918 में महात्मा गांधी पहली बार इंदौर पहुंचे थे, जहां हिंदी सभा की अध्यक्षता उन्होंने की। इसी सभा में गांधी जी ने राष्ट्रभाषा के बाद हिंदी को राजभाषा के तौर पर भी अपनाने की घोषणा की। इस पूरी मुहिम में दक्षिण भारत से भी काफी सकारात्मक प्रतिक्रिया देखने को मिल रही थी। 1947 में देश अंग्रेजी हुकूमत से आजाद हुआ। अब भाषा को लेकर सबसे बड़ा सवाल था, क्योंकि भारत में सैकड़ों भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं। 6 दिसंबर 1946 में आजाद भारत का संविधान तैयार करने के लिए संविधान सभा का गठन हुआ।
संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान के अंतिम प्रारूप को मंजूरी दे दी। संविधान सभा में पुरुषोत्तम दास टंडन ने हिंदी के लिए पुरजोर वकालत की, क्योंकि राष्ट्रभाषा के चुनाव के दौरान अंग्रेजी शासन का पूरा प्रभाव देखने को मिल रहा था। भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा की जगह तो मिली, लेकिन राष्ट्रभाषा के तौर पर नहीं अपनाया गया, जिसे लेकर आज भी पैरवी की जाती है। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के अनुरोध पर पहली बार 1953 में 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया गया। इसकी प्रयोक्ता बहुतायत हैं, बहुत सारी संख्या में हैं। उसको कहते हैं राष्ट्रभाषा। मतलब ये कि उसके प्रयोग करने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं और उसमें अपनी जो इच्छाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, उन इच्छाओं आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति राष्ट्रभाषा में होती है। जबकि राजभाषा जो होती है वो एक तरह से शासन की भाषा होती है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं स्टेट लैंग्वेज। उसमें हम सरकारी कामकाज करते हैं, तो जिस भाषा में सरकार अपने कार्य करती है उसको राजभाषा कहते हैं। हिंदी राजभाषा बन चुकी थी, लेकिन इसके भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए जरूरी था कि इसे राष्ट्रभाषा का भी दर्जा मिले। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एक मत से निर्णय लिया कि हिंदी ही भारत की राजभाषा होगी। 1950 में संविधान के अनुच्छेद 343(1) में हिंदी को देवनागरी लिपि में राजभाषा का दर्जा दिया गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 से लेकर अनुच्छेद 351 तक राजभाषा संबंधी संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन राजभाषा विभाग का गठन किया गया। 1963 में राजभाषा अधिनियम पारित हुआ। इसके बाद 1968 में राजभाषा संबंधी प्रस्ताव भी पारित किए गए। 1976 में राजभाषा नियम बनाया गया। इसके मुताबिक तमिलनाडु को छोड़कर पूरा देश अपना कामकाज हिंदी में कर सकता है। राजभाषा के तौर पर हिंदी ने स्वाभाविक ढंग से दिलों में जगह बना ली, लेकिन इसके संरक्षण और विकास के लिए सरकार ने कई कदम उठाए। सरकार के नियमों के अनुसार तमिलनाडु को छोड़कर पूरा देश अपना कामकाज हिंदी भाषा में कर सकता है। संवैधानिक स्थिति के अनुसार विभिन्न मंत्रालयों में राजभाषा हिंदी को विभिन्न क्षेत्रों जैसे कृषि, चिकित्सा, मानविकी, रेल, सूचना व प्रसारण, विज्ञान, गणित, डाक और तार में तकनीकी पारिभाषिक शब्दावली की दृष्टि से विकसित किया जा रहा है। हिंदी टाइपराइटर, टेलीप्रिंटर, कंप्यूटर की सहायता से भी कार्यालय स्तर के काम में राजभाषा हिंदी को बढ़ावा दिया जा रहा है। लगभग 1919 में दक्षिण भारत प्रचार सभा बनाई थी, हिंदी प्रचार सभा जो थी, और उसी में उन्होंने कहा था कि ये हिंदी जो है देश की राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। राजभाषा की बात नहीं करते हो। 1919 में ही उन्होंने जब चंपारण जा रहे थे तो वहाँ जाते से उन्होंने कहा कि भाई तुम्हें ये राष्ट्रभाषा में ही बात करना है, और राष्ट्रभाषा मतलब हिंदी या उर्दू। सरकार ने हिंदी समेत 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया है। इन भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में जगह दी गई है। दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार में राजभाषा हिंदी का प्रयोग किया जा रहा है। हालांकि तकनीक और ज्ञान के इस युग में हर क्षेत्र में हिंदी को बढ़ावा दिए जाने के लिए और कदम उठाए जाने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अंतर्राष्ट्रीय जगत में हिंदी को अब तक वो प्रतिष्ठा नहीं प्राप्त हुई है जिसकी वो योग्य है। दुनिया की बड़ी जनसंख्या में चीनी, स्पेनिश और अंग्रेजी का प्रभुत्व साफ देखा जा रहा है। हालांकि ये देखकर हिंदी प्रेमी आश्वस्त भाव से रहते हैं कि एक तरफ देश के भीतर हिंदी का संसार समृद्ध हो रहा है, उसकी स्वीकार्यता बढ़ रही है, और साथ ही साथ विदेशों में भी हिंदी की जड़ें और गहरी हो रही हैं। दुनिया के तकरीबन 150 से अधिक देशों में 2 करोड़ से अधिक भारतीयों का बोलबाला है। अधिकांश प्रवासी भारतीय आर्थिक रूप से समृद्ध हैं। लिहाजा दुनिया भर में बढ़ती भारतीयों की संख्या की वजह से हिंदी बोलने वालों की संख्या में भी बढ़ोतरी हो रही है।
एक अनुमान के अनुसार विश्व में चीनी भाषा बोलने वालों का स्थान प्रथम और हिंदी का द्वितीय और अंग्रेजी का तृतीय है। विदेशों में 40 से अधिक देशों के 600 से अधिक विश्वविद्यालयों और स्कूलों में हिंदी पढ़ाई जाती है। भारत से बाहर जिन देशों में हिंदी बोलने, लिखने, पढ़ने और अध्ययन का प्रयोग होता है उसे 4 वर्गों में बांटा जा सकता है। मसलन जहां भारतीय मूल के लोग अधिक संख्या में रहते हैं, जैसे पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका और मालदीव। भारतीय संस्कृति से प्रभावित दक्षिण पूर्वी एशियाई देश जैसे इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, चीन, मंगोलिया, कोरिया और जापान। जहां हिंदी को विश्व की आधुनिक भाषा के रूप में पढ़ाया जाता है, जैसे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और यूरोप के कई देश। अरब और अन्य इस्लामी देश जिसमें भारतीयों की तादाद कम है और हिंदी का प्रयोग भी कम ही होता है। हालांकि यहाँ उर्दू का इस्तेमाल होता है जिसे हिंदी का ही अंग माना जाता है। हमारे देश में नहीं, अब तो विदेशों में भी बहुत सारे देशों में हिंदी पढ़ाई जा रही है। लगभग 165 देशों में इस समय हिंदी पढ़ाई जा रही है और 600 विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जा रही है। अभी मैं जून में ही लौटा हूँ पुर्तगाल से, और वहाँ बहुत सारे देशों के लोग आए हुए थे और इसी पर हिंदी का जो वैश्विक परिप्रेक्ष्य है उस पर वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था और उससे हमें महसूस हुआ कि हिंदी का जो फलक है, जो उसकी जो विस्तृति है वो बहुत ज़्यादा है। दुनिया में चोटी की 5 भाषाओं पर दृष्टि डालें तो हिंदी उनमें चौथे पायदान पर दिखती है। चीनी, स्पेनिश और अंग्रेजी के बाद हिंदी का स्थान आता है। अरबी, पुर्तगाली और बांग्ला इसके बाद की 3 बड़ी भाषाएं हैं। यानी चोटी की 10 भाषाओं में हिंदी के अलावा बांग्ला भी शुमार है। इस परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये आंकड़ा आश्वस्त करने वाला है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में हिंदी 42 करोड़ 20 लाख लोगों की पहली भाषा है। भारत में अंग्रेजी को जिस स्तर पर प्रश्रय मिला उसके बाद भी महज 2,26,449 लोगों की पहली भाषा अंग्रेजी है। आंकड़े के अनुसार भारत में अंग्रेजी बोलने वाले लोगों की संख्या मुट्ठी भर है। हिंदी न सिर्फ लोगों की आम बोलचाल की भाषा है बल्कि इसका बाजार भी बहुत बड़ा है। दुनिया भर में फैलते हिंदी के बाजार के पीछे बॉलीवुड भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। देश की कई बॉलीवुड हस्तियों की दुनिया भर में लोकप्रियता है। उनकी फिल्में देखी जाती हैं, उनके गाने सुने जाते हैं। यहाँ तक कि हिंदी फिल्मों में बोले गए संवाद विदेशों में बेहद चर्चित हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बीते कुछ दशकों में भारत और दुनिया में हिंदी को लेकर लोग संजीदा हुए हैं। आज हिंदी पूरी दुनिया में बोली जाने वाली चौथी बड़ी भाषा है। बावजूद इसके हिंदी बदलते समाज के संवाद की भाषा नहीं बन पाई। हिंदी का रोजगार से ना जुड़ पाना, भूमंडलीकरण के दौर में चुनौतियों का सामना ना कर पाना हिंदी भाषियों के लिए मुश्किलें पैदा कर रहा है। दुनिया के दूसरे कोनों में पहुंच बनाने में हिंदी कामयाब हुई है। आज दुनिया में 100 करोड़ से ज्यादा लोग हिंदी बोल या समझ लेते हैं। हिंदी सिर्फ भाषा ही नहीं बल्कि एक बाजार बन चुकी है जिसमें साहित्य से लेकर टीवी और फिल्म जैसे बड़े कारोबार शामिल हैं। बावजूद इसके हिंदी की स्वीकार्यता के लिए अभी लंबी लड़ाई जरूरी लग रही है। जानकार हिंदी की मान्यता को लेकर अब भी परेशान दिखते हैं। खासकर भूमंडलीकरण के दौर में अंग्रेजी से प्रतिस्पर्धा हिंदी को काफी पीछे ले जा रही है। जब हम टेक्निक से जुड़ेंगे, तकनीकी से जुड़ेंगे तो हमारी बहुत सी समस्याएं वैसे हल हो जाएंगी। लेकिन जहाँ तक लिटरेचर का पक्ष है, मैं देख रहा हूँ कि कुछ सालों से हिंदी साहित्य में इस तरह की ऐसी कोई रचना नहीं आ रही है जिसको कहते हैं कि लैंडमार्क हो। आप अन्य भाषाओं में देखें कि नोबेल पुरस्कार आज तक किसी हिंदी रचना को नहीं मिली है। ये ज़रूर है कि हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला हुआ, लेकिन हिंदी जो इतनी बड़ी
भाषा है, जिसका इतना विदेश में प्रचार प्रसार है, उससे कुछ इस तरह की अंतर्राष्ट्रीय रचना नहीं आ रही है। हिंदी को लेकर बहस मुबाहिसों का दौर 70 के दशक से चल रहा है। शायद ये अकेली ऐसी भाषा है जिसके लिए अलग राजभाषा विभाग और विश्व हिंदी सम्मेलनों जैसी कवायदें चल रही हैं। हिंदी को जिंदा रखने के लिए हर साल इन्हीं सम्मेलनों और सेमिनारों की खाद डालनी पड़ती है। जानकार मानते हैं कि हिंदी के सामने सबसे बड़ी चुनौती इन सम्मेलनों की सफलता या असफलता भी है। आज दुनिया में 6000 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। इनमें से अकेले एशिया में ही 2200 से ज्यादा भाषाएं हैं। इन भाषाओं के बीच में खड़ी हिंदी को एक धारणा जो चुनौती दे रही है वो है करियर की। हिंदी ना पहले और ना अब लोगों को रोजगार से जोड़ पाई है। बीते वर्षों में यह समझ मजबूत हुई है कि हिंदी को अगर जेब और भविष्य से जोड़ दिया जाए तो ये अपने आप लोगों के दिल से जुड़ जाएगी। हिंदी के सामने चुनौती अपनी तकनीक की ही सबसे पहले है। अभी मैं देख रहा था कि माइक्रोसॉफ्ट ने इस तरह का वो प्रोडक्ट बनाया कि आपको कीबोर्ड की भी ज़रूरत नहीं अभी हिंदी की, है ना। आप बोलेंगे और वो अपने आप 7-8 भारतीय भाषाओं में वो ट्रांसलेट होता जाएगा। तो हिंदी जितना हम तकनीक से जुड़ेगी उतना ही दुनिया में जाएगी। तो तकनीक से जुड़ना उसके लिए पहली शर्त उसकी है। हिंदी नए दौर में नया कलेवर चाहती है। हिंदी को पुरानी और परंपरागत बेड़ियों में जकड़े रखने से भी हिंदी का नुकसान हुआ है। जाहिर है मोबाइल, एप्स, इंटरनेट और गैजेट्स के जमाने में हिंदी को भी उसी तरीके में ढाला जाए तो बात बन सकती है। खासकर युवा पीढ़ी को यह जिम्मा उठाने की प्रेरणा देनी जरूरी होगी। हिंदी चुनौतियों की भीड़ में अकेली खड़ी है। हिंदी को सिर्फ भावनात्मक समर्थन ही नहीं बल्कि एक ऐसे बदलाव की जरूरत है जो इसकी दिशा और दशा तय करने में कारगर साबित हो। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो आज के विशेष में इतना ही। हमें उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे कि हिंदी है तो हम हैं, और आने वाले वक्त में आने वाली पीढ़ी को आप शुद्ध और सरल हिंदी ज़्यादा से ज़्यादा सिखाएं। इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।